Yes. Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो क्लासेस हैं वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट्स की करेंगे। तो मैंने आपको अकाउंट्स की एक पूरी यूनिट जो है, एक फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ देखिए और उस चैप्टर को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स, है ना। आज से हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स की भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो आज हम अपनी उसी यूनिट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी यूनिट। सबसे पहले हम आज की क्लास में जो देखेंगे वो है गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, गवर्नमेंट बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या मीनिंग होता है गवर्नमेंट बजट का? तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year। यानी कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। एनुअल स्टेटमेंट मींस जो स्टेटमेंट साल भर में एक बार बनाया जाता है। और गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है? गवर्नमेंट बजट एक फिस्कल ईयर में कितने एक्सपेंडिचर होंगे और कितना रिसिप्ट होगा, उसको एक एक आइटम का एस्टिमेट जो है उसको शो करता है गवर्नमेंट बजट। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि आप सब लोगों के घर में भी गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट नहीं, बजट बनाया जाता होगा, है ना। तो बजट में क्या होता है, जिसमें आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आने वाले महीने में, जैसे कि घर में तो मोस्टली जो है वो पर मंथ बनता है बजट, है ना, कि आने वाले महीने में हमारे कहाँ कहाँ पर कौन से चीज पर क्या क्या खर्चा होने वाला है ना। तो उसके बारे में सब कुछ जो है, सब चीज़ों का एक बजट बनाया जाता है। वैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बजट बनाती है और उस बजट में शो करती है कि आने वाले साल में क्या क्या चीज़ों पर खर्चा करेगी गवर्नमेंट और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को जो है रिसिप्ट्स आएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। The receipt and expenditures shown in the budget are not the actual figures but the estimated values for the coming fiscal year। इसका मतलब क्या है कि जो बजट में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स शो होते हैं वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती। भाई देख लीजिए, मान लीजिए जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि, मान लीजिए सपोज आप, गवर्नमेंट ने कहा है कि एजुकेशन सेक्टर पर गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए खर्चा करेगी, तो जरूरी थोड़े ना है कि वो पूरा खर्चा 500 करोड़ से हो। जैसे कभी क्या होता है, जैसे 2020 में कोविड आ गया था, तो उस टाइम पर जो खर्चा है वो ज्यादा कौन से सेक्टर पे हो गया? हेल्थ सेक्टर पे हो गया। तो ऐसे मतलब एक्चुअल फिगर्स नहीं पता चलते बजट में, सिर्फ क्या, एक एस्टिमेटेड फिगर्स का पता होता है कि आने वाले साल में कितने, मतलब क्या क्या एस्टिमेट है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना रिसीव्ड हो सकता है और कितना कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट। बजट जो होता है वो आने वाले साल में जो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट होंगे उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो फिस्कल ईयर होता है वो कब से कब तक माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है फिस्कल ईयर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमारे गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है।
बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बजट जो होता है वो हमारे सारे लेवल्स की जो गवर्नमेंट है, हमारे कंट्री में कितने लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट। तो जो बजट होता है वो सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर प्रिपेयर किया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट बनाती है। ठीक है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। मैं ये पॉइंट बताने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है ना उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात की गई है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको बोला जाता है यूनियन बजट। क्या बोला जाता है उसको? यूनियन बजट। ठीक है। यहां पर तो थोड़ा गंदा सा लिखा गया है, मैं नीचे लिख देती हूं यूनियन बजट, है ना। किसको बोला जाता है यूनियन बजट? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है। ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर कि इंडिया में जो बजट होता है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। कब प्रेजेंट किया जाता है? हर साल फरवरी के फर्स्ट डे पर प्रेजेंट करता है। कौन प्रेजेंट करता है बजट को? फाइनेंस मिनिस्टर। कहां पर प्रेजेंट होता है बजट? पार्लियामेंट के अंदर। The budget is required to be approved by the parliament before it can come into effect on 1st April, the start of India's financial year। यानी कि जो बजट होता है उसको पहले पार्लियामेंट से अप्रूव भी करवाना पड़ता है। कब से इंप्लीमेंट होता है बजट? जब फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा, यानी कि 1 अप्रैल से जब बजट जो है वो इंप्लीमेंट होगा, उससे पहले बजट को पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव भी करवाया जाता है। ठीक है। The budget reveals the financial performance of the government in the last year and financial policies for the coming fiscal year। यानी जो बजट होता है वो गवर्नमेंट ने पिछले साल पर क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, कहाँ पर सरकार ने खर्चे किए, कहाँ पर सरकार ने मतलब कहाँ से सरकार को रिसिप्ट आई पिछले साल, तो वो भी शो करता है। और बाकी आने वाले फिस्कल ईयर के लिए सरकार की क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज रहने वाली है उसको भी बजट में रिवील किया जाता है। ठीक है। आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गवर्नमेंट बजट। चलिए, तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। गवर्नमेंट बजट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट? सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले जब आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो तब आपने ये पढ़ा होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है, तो क्या हर साल क्या करेगी सरकार कि वही तो हमारे पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं, तो उनको कभी किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट करेगी, कभी कहीं पर उनको इस्तेमाल करेगी। मतलब कि रिसोर्सेज जो है उनको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर उनका यूज करना, दैट इज कॉल्ड रीएलोकेशन। ठीक है। तो देखते हैं इसको। इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर। मतलब इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है कि उनका जो यूज है वो पहले किसी और पर्पस के लिए हो रहा था, अब उसको चेंज कर दिया। इन इंडिया द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले एन असेंशियल रोल इन द इकोनॉमी। इंडिया के अंदर क्या है कि दो सेक्टर्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। तो दोनों ही सेक्टर्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया की इकोनॉमी में। However, private enterprises always aims at maximizing profits by allocating resources to those areas of production where they can earn higher returns. There are chances that an industry like alcohol may not promote the welfare of people. The government of a country directs the distribution of resources through its resources in order to strike a balance between the goals of profit maximization and social welfare. देखिए क्या मतलब है इस बात का
कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें दो तरीके के एंटरप्राइजेस हैं, दो सेक्टर्स हैं। एक पब्लिक सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट मैनेज करती है, एक प्राइवेट सेक्टर है जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैनेज करती हैं। तो अब क्या होता है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ना, उनका जो मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस को करने का, वो मोटिव ये होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मतलब कि उनको अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है ना। तो अब उन्हें क्या करना है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि उनको हायर रिटर्न मिल सके, उनको उनकी जो इनकम है उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि जैसे अल्कोहल से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो वो उसका भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन जो अल्कोहल है उससे क्या होता है, लोगों का जो वेलफेयर है वो तो प्रमोट नहीं होता, लोगों की तो कोई भलाई नहीं होती। इसीलिए हमारी जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है ना, हमारी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, वो रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस का जो मोटिव होता है ना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और साथ ही साथ जो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, है ना। तो एक बैलेंस बना रहे उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को। समझ में आया आपको? तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्रोडक्शन ऑफ बोथ नेसेसरी एंड लग्जरी गुड्स बिसाइड्स द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। देखो जो मैंने अभी आपको बात बोली है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि गवर्नमेंट को जो प्रोडक्शन है वो नेसेसरी गुड्स का भी होना चाहिए हमारे कंट्री में और लग्जरी गुड्स का भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है बैलेंस करके चलती है रिसोर्सेज के एलोकेशन का या डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट और कैसे रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है उसको चेंज कर सकती है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखो सबसे पहला पॉइंट है टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज। मतलब कि अगर सरकार चाहती है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो सरकार वहां पर दो चीजें कर सकती है, या तो उनको टैक्स कंसेशन दे सकती है, मतलब कि टैक्स में कुछ छूट दे सकती है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट इनकरेज एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन यूजफुल एंड हार्मफुल गुड्स रेस्पेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग कंसेशन, सब्सिडीज, इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस एटसेट्रा ऑन देयर प्रोडक्शन। यानी कि गवर्नमेंट जो है जो यूजफुल गुड्स हैं, जिन गुड्स का अच्छा इस्तेमाल है, जो अच्छे गुड्स हैं, जो मतलब यूजफुल हैं, उन गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसको सरकार इनकरेज करती है, मतलब बढ़ावा देती है। कैसे बढ़ावा देती है? टैक्स कंसेशन देके, यानी कि टैक्स में छूट देके। जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि खादी प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर अगर जो भी पहले टैक्स लगता था तो उस टैक्स के रेट को कम कर दिया, या जो कोई मतलब कुछ ऐसे प्रोड्यूसर है जो खादी प्रोड्यूस करते हैं तो उनको सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, है ना। तो ऐसे करके सरकार क्या कर देती है, इनकरेज करती है यूजफुल गुड्स में इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और कुछ गुड्स होते हैं जो हार्मफुल गुड्स होते हैं, जो खतरनाक गुड्स होते हैं, डेंजरस होते हैं, उनमें सरकार जो है इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है। कैसे डिस्करेज करती है? उनके प्रोडक्शन के ऊपर क्या करती है सरकार, ज्यादा से ज्यादा हैवी टैक्सेस जो है लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इम्पोजेस हैवी टैक्सेस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ लाइक सिगरेट्स, अल्कोहलिक लिकर। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देती है जो गुड्स हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जैसे कि सिगरेट है, शराब होती है, अल्कोहलिक लिकर। तो ऐसे जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन पर सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगा देती है। और सिमिलरली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक खादी विच आर हेल्पफुल टू सोसाइटी। ऐसे ही सरकार जो गुड्स ऐसे हैं जो कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हेल्पफुल है, तो ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन पर सरकार क्या देती है, सब्सिडीज भी देती है। सब्सिडीज समझते हो आप लोग, सब्सिडीज क्या होती है? जैसे कि आप एलपीजी गैस होती है ना, उसका सिलेंडर आप लेकर आते हो, अब तो शायद सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को ही मिलता है, बाकी पहले क्या होता था कि जैसे 900 रुपए का सिलेंडर है उसमें से 300 रुपए वापस से आपके अकाउंट में आ जाते थे, तो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी,
है ना, उसको बोला जाता है सब्सिडी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट? एक तो हो गया कि सरकार को अगर इन्फ्लुएंस करना है अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन, तो सरकार टैक्स कंसेशन देके या सब्सिडी देके या फिर ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा के जो है चेंज कर सकती है ना रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो खुद से ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको चेंज कर सकती है। इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक द इनिशिएटिव इन सर्टेन नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स दैम लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एटसेट्रा। मतलब कि अगर कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज में अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेते, मतलब वो नहीं करना चाहते काम, तो ऐसे जो एक्टिविटीज हैं उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। जैसे कि वाटर सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई और साफ सफाई, सैनिटेशन वगैरह, तो इस सब में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको खुद से ही डायरेक्टली कंट्रोल करती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एलोकेशन फंक्शन। इस फंक्शन को एलोकेशन फंक्शन भी बोलते हैं। एज द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म। क्यों बोलते हैं इसको एलोकेशन फंक्शन? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जो गुड्स और सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मतलब सोसाइटी को नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखिए हर कोई, मान लीजिए हमारी कंट्री में कितने लोग हैं, अब सबके पास सबकी जो इनकम है या सबकी जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, वो इक्वल तो नहीं है ना। तो उसमें क्या है, इनइक्वालिटीज है, मतलब कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा रिच है ना। तो ये इनइक्वालिटीज को कम करना, मतलब बजट में कुछ ऐसी चीजें की जाएं जिससे जो इनइक्वालिटीज है लोगों के बीच में उनको कम किया जा सके, ये होता है सेकंड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी. This policy places priority on the welfare of the poor at the same time and imposes heavy taxes on the rich. Higher taxes can be imposed by the government on income earned by the rich and goods consumed by them to reduce their income, or to increase the income of the poor. The government provides free services like education and health. देखिए गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए क्या करती है कि देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब ही होता है कि जो सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच में इनकम और वेल्थ का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, कुछ लोग हैं जो पुअर है, कुछ है जो रिच है ना, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि वो अपनी कुछ ऐसी बजटरी पॉलिसी बनाए, अपने बजट में कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको कम किया जा सके, है ना। तो ये पॉलिसी जो होती है ये सरकार मतलब क्या सरकार के माइंड में होता है, क्या चीज को जो है गवर्नमेंट जो है हमारी वो प्रायोरिटी पर रखती है। देखिए सबसे पहला चीज होती है कि जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा जाए, है ना, ताकि उनकी जो कंडीशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, है ना। और जो रिच लोग हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएं। गवर्नमेंट यही तो करती है कि जो रिच लोग होते हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज करती है और जो पुअर पीपल होते हैं
उनको बेसिक फैसिलिटीज जो है अवेलेबल करवाने के लिए उस पैसे को खर्च करती है ना। मतलब जो रिच लोग हैं उनकी इनकम जो वो अर्न करते हैं या जो वो गुड्स कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए ताकि उनकी इनकम को जो है कम किया जा सके। मतलब उनकी इनकम कम हो जाएगी जब वो ज्यादा पैसा जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा पैसा वो टैक्स की फॉर्म में पे कर देंगे, है ना। और क्या करती है गवर्नमेंट की जो गरीब लोग होते हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार करती है कि गवर्नमेंट मतलब फ्री सर्विसेज देती है गरीब लोगों को, पुअर पीपल को, जैसे कि एजुकेशन फ्री दे दी, हेल्थ की फैसिलिटी फ्री दे दी, है ना, ताकि उनकी जो इनकम है वो उसको अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों की हेल्प करती है और जो रिच पीपल हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज करती है। देखिए फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री और सब्सिडाइज्ड रेट फॉर एलपीजी कनेक्शंस एंड फूड ग्रेन्स टू द पुअर। मतलब इसके देखिए दो एग्जांपल हैं यहाँ पर। एक है, आपने नाम सुना होगा उज्ज्वला योजना का। उज्ज्वला योजना में क्या किया था गवर्नमेंट ने कि फ्री गैस कनेक्शंस दिए थे जो पुअर पीपल है उनको, है ना। और उनका जो सिलेंडर होता है ना वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है जो नॉर्मल सिलेंडर का रेट होता है ना। और उसमें से एक तो वो पहले ही सस्ता होता है, ऊपर से उसमें से भी सरकार जो है कुछ पैसा उनके अकाउंट में रिटर्न कर देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, है ना। और इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कि सरकार जो है फ्री में राशन देती है ना। जब कोविड के टाइम पर तो बहुत मतलब बहुत कई महीनों तक सरकार ने जो है फ्री में राशन दिया, फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाए पुअर पीपल को। या फिर क्या होता है कि अगर फूड ग्रेन्स के लिए पैसा भी चार्ज करती है गवर्नमेंट तो बहुत ही मिनिमम रेट जो है वो चार्ज करती है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके की चीजें करके सरकार क्या कर सकती है, इनइक्वालिटीज को कम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन विदाउट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन एन इकोनॉमी। The government ensures economic stability in the economy using its revenue and expenditure. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस लेवल्स को ज़्यादा मतलब प्राइस लेवल्स का में चेंज ना आए। मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा मंदी भी ना हो, जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो स्टेबल रहे, है ना। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है अपनी बजटरी पॉलिसीज के थ्रू, मतलब अपने रेवेन्यूज, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर्स का यूज करके कि इकोनॉमी जो है हमारी उसमें क्या रहे, एक स्टेबिलिटी रहे। समझ रहे हो? स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ट्रेड साइकिल्स एंड देयर फेजेस लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। स्टेबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है? अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके। कैसी चीजों से प्रोटेक्ट करके? जैसे कि कुछ फेजेस होते हैं, जैसे बूम पीरियड होता है, मतलब जब बहुत ज्यादा मतलब अच्छा ग्रोथ लेवल होता है। एक होता है रिसेशन पीरियड, जब मंदी आ जाती है। एक डिप्रेशन पीरियड होता है, एक रिकवरी पीरियड होता है। तो ये सब फेजेस से जो है प्रोटेक्ट कर सके गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। बजट इज यूज्ड एज एन असेंशियल पॉलिसी टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। जो बजट होता है ना उसमें कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि जो इकोनॉमी है हमारी उसमें इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज ना हो। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? The government reduces its own expenditure and increases revenue to correct inflation. देखिए जब सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है और रेवेन्यू बढ़ा देती है ना। और इन्फ्लेशन अराइजेस व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन कब होता है इकोनॉमी में? जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। एडी मोर देन एएस जब हो जाती है तब इकोनॉमी में कैसी सिचुएशन आती है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है।
चलिए नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स ओन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीजेस रेवेन्यू टू करेक्ट डिफ्लेशन। और अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है और अपने रेवेन्यू जो है उनको डिक्रीज कर देती है। और डिफ्लेशन कब अराइज होता है? जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होती है? कम होती है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये जो सिचुएशन है ये कैसी सिचुएशन है? डिफ्लेशन की सिचुएशन है। मतलब कि गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ना ही इन्फ्लेशन चाहती है अपनी इकोनॉमी में और ना ही डिफ्लेशन चाहती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, growth of the economy. The growth of a country depends upon the rate of savings and investment. किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो उसके सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब कि अगर किसी इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होती है। दिस विल फर्दर प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन लेवल्स रिजल्टिंग इन रेजिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम। मतलब इससे क्या होता है? इससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और अल्टीमेटली इससे जो है कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है। देखिए अगर किसी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड्स हैं या जो हमारा क्या होता है फर्म होते हैं, ये सब अगर इनके पास जो है पैसा है, मतलब आफ्टर कंजम्पशन जो पैसा बचता है उसको सेविंग ही बोलते हो ना आप। तो जो सेविंग है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट करने से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है और क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उससे क्या होता है? उससे हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाती है। ठीक है। The government makes various policies and provisions through its budgetary policy to enhance savings and investment in an economy. जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है अपने बजट में ताकि अपनी इकोनॉमी में क्या किया जा सके? सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है। ये कैसे करती है सरकार? अगर सरकार टैक्स में रिबेट दे दे, यानी कि सरकार जो है टैक्स में छूट दे दे, या फिर जो लोग मतलब प्रोडक्शन में इंगेज होते हैं या जो फर्म्स वगैरह होती है अगर उनको सरकार इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दे तो उसके थ्रू क्या हो सकता है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ सकता है। ठीक है। The government spends on essential services and facilities to have a solid infrastructural base for the economy like health, education, housing and transport so that level of production rises in both the private sector and the पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है? जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो असेंशियल, जो नेसेसरी सर्विसेज है या जो फैसिलिटीज़ है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, या दूसरी चीज़ कह सकते हो आप कि इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इनके लिए, इन पर खर्चा कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट हो गया, ताकि क्या हो सके? ताकि जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़े और जो प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर में भी बढ़े। ठीक है। तभी तो क्या होगी? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बजट का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो बजट में पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनका जो फोकस होता है, उनका जो एम होता है वो ये होता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होते हैं, सरकार के जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें क्या हो सके? उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके। अंडर दीज वेरियस स्कीम्स लाइक मनरेगा आर इनिशिएटेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अमंग पुअर पीपल एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। और इसमें क्या होता है? अलग अलग स्कीम्स बनाई जाती है, जैसे कि मनरेगा है,
मनरेगा क्यों शुरू की गई थी? ताकि जो गरीब लोग हैं उनमें क्या हो सके, उनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, रोजगार क्रिएट हो सके, जिससे क्या हो जाए, जिससे जो गरीबी है, जो गरीबी की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो सरकार के एंटरप्राइजेस है उनका मैनेजमेंट करना, क्योंकि सरकार के एंटरप्राइज के मालिक कौन है? सरकार खुद है, गवर्नमेंट खुद है। तो जब गवर्नमेंट ही मालिक है तो गवर्नमेंट ही तो मैनेज करेगी ना। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द मेन एम ऑफ दीज एंटरप्राइजेस इज टू प्रमोट द पब्लिक्स वेलफेयर। मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, क्योंकि सरकार ही उनकी मालिक है, इसीलिए जो ये एंटरप्राइजेस होते हैं इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा देना या प्रमोट करना। क्योंकि देखिए जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगे ना, जो भी सेक्टर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर होता है, उसका मेन एम जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। क्या मेन एम होता है? सोशल वेलफेयर। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका मेन एम क्या होता है बताइए? उनका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो द बजट इज प्रिपेयर टू मैनेज दीज एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। तो जो बजट होता है उसमें ये भी लिखा होता है कि इन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या खर्चे होंगे। मतलब कि सरकार ही तो खर्चा करेगी ना उन एंटरप्राइजेस को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी बजट में लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सी अलग अलग जगह है ना, अलग अलग रीजन्स है। रीजन किसको बोलते हैं? जगह को बोलते हैं। तो अलग अलग एरियाज हैं, तो अलग ऐसा तो नहीं है कि एक एरिया है जो मतलब सारे के सारे एरिया में जो है एक ही सेम इनकम लेवल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर जो मतलब लोग हैं वो ज्यादा रिच है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं वो मतलब पुअर है ना, कुछ एरिया बैकवर्ड है, कुछ एरिया बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो इस तरीके की जो है रीजनल डिस्पैरिटीज है, तो इनको कम करना भी गवर्नमेंट के बजट का जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज द गवर्नमेंट इनकरेजेस द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स कंसेशंस आर ऑफर्ड टू प्रोडक्शन यूनिट्स टू टेक सच इनिशिएटिव्स। The government also provides subsidies to encourage production units to support the government in achieving the objectives of regional balanced growth। यानी कि इन रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए सरकार क्या चाहती है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है ना वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाए। इसके लिए सरकार क्या करती है? इसके लिए सरकार टैक्स में छूट भी देती है उन प्रोडक्शन यूनिट्स को। मतलब जो कंपनीज ये मतलब कंपनीज है ना बैकवर्ड एरिया में कोई फैक्ट्री लगाती है तो उसको जो है सरकार मतलब टैक्स में भी कंसेशन देती है। और इसके अलावा क्या करती है सरकार? उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। ताकि सरकार ऐसा क्यों करती है, क्यों उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है? ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वो भी थोड़े इम्प्रूव हो सके। और जो ये रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जो ये मतलब अलग अलग जगहों पर कुछ बहुत बैकवर्ड एरिया हैं, कुछ बहुत अच्छे एरिया हैं, तो इनके बीच में ये जो इनइक्वालिटी है इसको कम किया जा सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दो क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके थ्रू पूरा हो रहा है। गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन लिकर। बताओ, जो गवर्नमेंट है वो लिकर यानी शराब के ऊपर टैक्सेस जो है उसको बढ़ा देती है। तो बताओ इसके थ्रू सरकार कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। पढ़ा था ना पहले ऑब्जेक्टिव में ही आपने कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लगाती है ज्यादा, और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे सरकार क्या करती है? टैक्स कंसेशन देती है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स ओन एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफ्लेशन टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है जब डिफ्लेशन होता है, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सके। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, मतलब कि ना इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन सुपर रिच पीपल, जो बहुत ज्यादा रिच लोग होते हैं उनके ऊपर सरकार जो है टैक्सेस बढ़ा देती है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज है उनको कम करना, यानी कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ा देना और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर खर्चा करना, लाइक उनको मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा क्यों करती है, गवर्नमेंट रोड्स ब्रिजेस क्यों बनवाती है, ये सब ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो सके, है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस ही आजकल आते हैं, आपको सिंपल डिफाइन करने के लिए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, या फिर इस तरीके से आ सकता है जैसे आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट अंडर उज्ज्वला योजना इज प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस टू द फैमिलीज बिलो द पोवर्टी लाइन, की गवर्नमेंट जो है वो उज्ज्वला योजना के थ्रू क्या करवा रही है कि जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन रहते हैं, मतलब जो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे लोग जो फैमिलीज रहती हैं उनको फ्री में एलपीजी गैस के कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो व्हाट ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फुलफिल थ्रू द गवर्नमेंट बजट एंड हाउ, तो इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट का बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है सरकार फुलफिल करना चाहती है और कैसे, एक्सप्लेन करिए। तो देखो क्या आंसर लिखा गया है, आंसर को ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए, मतलब आपको पता है कि आंसर क्या है बट आंसर को आप अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको आप यूज करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो पढ़कर आया है क्योंकि इसने ये टर्म्स को यूज किया है, ठीक है। तो इसलिए आंसर को ध्यान से पढ़ो। थ्रू उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उज्ज्वला योजना के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, सबसे पहला कि जो रिच और पुअर लोग हैं उनके बीच में जो गैप है उसको कम करना चाहती है। गवर्नमेंट सेल्स एलपीजी गैस एट अ हायर रेट टू दोज हु कैन अफोर्ड इट, revenue so collected is used to provide LPG gas connection free of cost and also at subsidized rate to the families below the poverty line, यानी कि गवर्नमेंट जो है उन लोगों को तो हाई रेट पर बेचती है एलपीजी गैस जो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी जिनके पास पैसा है, ताकि सरकार क्या कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, कलेक्ट कर सके पैसे, क्योंकि सरकार को गरीबों को फ्री में भी तो देनी है ना, या फिर कम रेट पर देनी है जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है। तो इसलिए सरकार जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हायर रेट पर जो है एलपीजी गैस कनेक्शन उनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। This reduces disposable income of the rich and increases that of the poor, reducing the gap between the two. अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो आपके पास टैक्स को काटने के बाद बचती है, मतलब एक तो आपकी टोटल हो गई, आपकी ग्रोस टोटल इनकम हो गई, उसमें से जब आप टैक्सेस को माइनस कर देते हो, जब आप टैक्सेस माइनस कर देते हो तो जो आपके पास इनकम आती है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, है ना, यानी कि जो आप जिस इनकम को खर्च कर सकते हो। तो जब मतलब जो अमीर लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम जो है बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो गैप है दोनों के बीच में वो कम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आया है टॉपिक, तो आप क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। इसके अलावा हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग रिसिप्ट्स पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।